वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर जैसा कि मैंने आर ओ के लिए बताया है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। हम अ, हम आपका देखेंगे, अक्टूबर से देखेंगे। अक्टूबर देखेंगे, नवंबर देखेंगे, दिसंबर देखेंगे, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी। ये हम 5 महीने का देखेंगे। सितंबर और देखेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने का हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होता है, लिमिटेड ही पढ़ना है, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आपका एक 6 मंथ आता है एग्ज़ाम से पहले, 6 मंथ का आता है, तो वो देख लेंगे। अगर 6 महीने हमने जो इससे क्रॉनिकल से जो भी छूट जाएगा वो हम 6 मंथ वाले से कवर कर लेंगे, तो ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। चांसेस रहेंगे कि एक आधी क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, बाकी कोई क्वेश्चन ना छूटे करंट अफेयर में। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो उसी क्रम में हम आज आपका जो है नवंबर का करंट अफेयर लेके आएंगे। इससे पहले हम अक्टूबर का, सितंबर का वो बना देंगे। अभी मेरे पास नवंबर का मैंने किया है, तो नवंबर का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं। बार बार कह रही हूँ, कम पढ़ना है और लिमिटेड पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा आनों के लिए, क्योंकि 140 और उधर 60, इसमें से 50 सही करना है, इसमें से आपको 80 सही करना है। 8 5 13, 130 टारगेट आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित हुई अभी हाल ही में। ये यूपी की इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी, तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा। और इसमें कुछ नहीं है, बस वही है, प्रदर्शनी में जो भी जीआई टैग वाले हो गए, ओडीओपी हो गए, वो सारी चीज़ें लगाई गई होंगी जैसे नॉर्मली प्रदर्शनी लगती है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ, आपसे पूछ सकता है कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर हाल ही में किस प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, मान लीजिए बुंदेलखंड का आपको पूर्वांचल दे दे, कुछ दे दे, तो याद रखिएगा कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किसकी तर्ज पे? न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, इसमें इससे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद आपका जो है, ऐसे याद रखिएगा कि निराला स्मृति जो सम्मान है, निराला स्मृति सम्मान जो है वो कवि अरुण कमल को मिला था। ठीक है, ये जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उन्हीं की पुण्यतिथि पे स्टार्ट किया गया था। तो लिख लीजिएगा, निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके यूपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, यूपी में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिदृश्य बनाए जाएंगे। मतलब जो जैसे ये इकोनॉमिक जोन होते हैं, ऐसे ही एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। तो विशेष एजुकेशन जो जोन बनाए जाएंगे, वो सीधी सी बात है, एजुकेशन है तो उसका इंफ्रा सब अच्छा होगा। एजुकेशन के मामले में लोगों को कौशल मिलेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो पहले चरण में याद रखिएगा नोएडा और लखनऊ में, पहले चरण में सिर्फ नोएडा और लखनऊ में विशेष शिक्षा परिक्षेत्र बनाने की योजना है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो नोएडा और लखनऊ, और ये ए और बी ऐसे करके दे देगा, तो अपना याद रखिएगा नोएडा और लखनऊ। वन लाइनर पूछ सकता है कि यूपी सरकार ने अब सप्ताह में कुल कितने घंटे पढ़ाई की घोषणा की है। तो मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी पूरे हफ्ते में। ठीक है, मतलब सोमवार से शुक्रवार 5 से 5.5 घंटे तक, महीने के 2 शनिवार आपके 2 से 2.5 घंटे, मतलब कुल मिला के एक हफ्ते में केवल 29 घंटे पढ़ना होगा बच्चों को। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि आर ओ का पता नहीं कब क्या दे दे। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी में यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं। तो पहले तो 3 यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। और फिर ये कहाँ बनाए जा रहे हैं, ये आपके लखनऊ में, फिर आगरा में और वाराणसी में। तो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यूनिटी मॉल वही, इसमें क्या होगा, ओडीओपी के प्रोडक्ट रहेंगे, या जनजाति लोग हैं उनके भी प्रोडक्ट रहेंगे। तो यूनिटी मॉल ये हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, वही आगरा, लखनऊ और वाराणसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर पेयजल पहुंचाने में यूपी सबसे आगे है। ठीक है, यूपी अगर देखा जाए तो बाकी उसने काफ़ी तेज प्रोग्रेस की है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान है, अगर देखा जाए टोटल जो 50 ज़िले थे उसमें यूपी के 26 ज़िले हैं, और टॉप 10 में देखा जाए तो 7 ज़िले हैं। क्या 50 में 26 यूपी के हैं और 10 में देखा जाए तो 7 हैं। तो वो याद रखिएगा, 10 में 3 रखिएगा। यूपी का बुलंदशहर, ठीक है, पहले नंबर पे हमारा यूपी का बुलंदशहर पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका असम का साउथ सलमारा, तीसरा नंबर पे है बरेली, और चौथे पे है मुजफ्फरनगर। बस इतने याद रखने हैं, 4, हमेशा 4 याद किए जाते हैं। तो इसमें हमें 3 यूपी के दिख गए। तो बुलंदशहर फर्स्ट, उसके बाद आपका मनकचर साउथ सलमारा मनकचर असम का सेकंड नंबर पे, उसके बाद बरेली तीसरे नंबर पे, और चौथा मुजफ्फरनगर पे है। ठीक है, कितने हैं 50 में से टोटल कुल देशों में अगर देखा जाए तो 50 कुल राज्यों में 50 में से 26 यूपी के हैं, और 10 में से देखा जाएगा तो 7 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में स्वामित्व योजना आप देख रहे होंगे, स्वामित्व योजना जो स्टार्ट की गई थी, इसमें गाँव को घरौनियाँ तैयार कराई जाएंगी ताकि हमें उनका अच्छे से डेटा वगैरह बना रहे। तो स्वामित्व योजना में जो यूपी है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले ज़िले जो हैं यूपी के, तो वो ललितपुर सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद कासगंज, क्या ललितपुर, उसके बाद कासगंज आपका रहेगा, उसके बाद मुरादाबाद। बस 3 याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या ललितपुर, कासगंज और मुरादाबाद जो हैं वो आपके स्वामित्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ जिले रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा यूपी को। उसके बाद इसमें जो वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर देखा जाए तो एफडीआई के मामले में, एफडीआई के प्रत्यक्ष निवेशी निवेश के मामले में राज्यों की भी सूची आई थी, उसमें यूपी ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। बस इतना है, एफडीआई के मामले में यूपी 11वें स्थान पे है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आपसे पूछ सकता है कि गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम क्या है। तो जितने भी अटल आवासीय विद्यालय हैं, जितने भी आपके अटल आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ पे ये कार्यक्रम चलाया गया गुरु वार्ता संगम, जिसमें अटल विद्यालय की परिचायिका का विमोचन और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं उसकी परिचायिका का विमोचन किया गया और उसकी एक वेबसाइट का। तो गुरु वार्ता संगम कुल मिला के अटल आवासीय विद्यालयों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया। लोग मेरठ लगा देंगे, लेकिन याद रखिएगा ध्यानचंद म्यूजियम जो है वो झांसी में इसका लोकार्पण किया गया है, और हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। अभी तक हॉकी से रिलेटेड ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है, तो इस बात को याद रखिए। जो इम्पोर्टेंट है क्या, एक तो झांसी में है और एक क्या है, ये पहला म्यूजियम है ये हॉकी से रिलेटेड देश का। ठीक है, नेक्स्ट नंदनी कृषक समृद्धि योजना। समृद्धि योजना, तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना क्या है, राज्य में मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को क्या क्या मवेशी जितने हैं उनकी नस्ल को बेहतर करने के लिए और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के ही तहत इसको लाया गया है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हृदय दिवस के अवसर पर मऊ में लोगों को जागरूक करने के लिए रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया। ये पूछा रन फॉर हार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो मऊ में किया गया। ठीक है, हृदय को जागरूक करने के लिए, हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या हृदय को और कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है उसके लिए एक रन रखा था, मतलब एक दौड़ रखी थी, तो वो मऊ में रखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में
कानपुर में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण, जो कानपुर का आपका जो CSJMU है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, उसमें आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं उनको प्रशिक्षण अब कहाँ दिया जाएगा? कानपुर के CSJMU में, ऐसे याद रखिएगा इसको। फिर 20वीं राष्ट्रीय पुस्तक मेला, हाल ही में पुस्तक मेला जो लगा था 23 वाला, वो लखनऊ में आयोजित हुआ और ये 20 नंबर का था, ये याद रखिएगा, 20, ठीक है। और इस पुस्तक मेले की थीम थी ज्ञान कुंभ, ज्ञान का कुंभ, ठीक है। उसके बाद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में एक वर्षा चाहर जो थी, वर्षा चाहर को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। बस वर्षा चाहर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 वर्षा चाहर को दिया गया है। उसके बाद स्वदेश दर्शन 2.0, इसके तहत उत्तराखंड के 2 जिले जो थे चंपावत और पिथौरागढ़, इनको शामिल किया गया। तो पूछ सकता है कि स्वदेश दर्शन 2.0 में अभी हाल ही के किन जिलों को शामिल किया गया? तो उत्तराखंड के चंपावत और पिथौरागढ़, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बार बार कह रही हूँ, जितना बता रही हूँ उनका ये 1 लाइनर या 1-2 लाइन और बढ़ के लिख लीजिएगा, फिर रिवीजन करते रहिएगा डेली, बस हो गया काम। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाल ही में नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल था, उसमें देश का सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। वहाँ पर दैनिक उपयोग करने वाले कपड़ों की एक साथ धुलाई की जाएगी। जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं उन सबके कपड़े कहाँ धुले जाएंगे? आपके नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में, ठीक है। एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा पूछ सकता है, एकीकृत, देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में। उसके बाद वेटलैंड की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्रों का चयन किया जाएगा। पूछ सकता है कि वेटलैंड की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र का चयन किया जाए, इनको केयर टेकर कहा जाएगा। तो ये कहाँ किए जाएंगे? ये बिहार में किए जाएंगे। बिहार में जितने भी वेटलैंड हैं उनके लिए वेटलैंड मित्र तैयार, कैसे गांव पंचायत नहीं होते, रोजगार मित्र होते थे, ग्राम पंचायत मित्र होते, इस टाइप के बिहार ने स्टार्ट किया है आर्द्र भूमि मित्र, ठीक है, ताकि वो उनकी देखरेख करेंगे वेटलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो टिक मार रखे हैं तो मैं आपको वही कराऊंगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली भी है और बहन भी है। हमारी जो बहन है वो लाडली है, उसके लिए आवास हम कहाँ बनाएंगे? MP में, बस इतना याद रखिएगा। अपनी लाडली बहन के लिए आवास योजना MP लेके आया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ वननेस MP में ही ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक जो शंकराचार्य हैं उनकी 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी को स्टैच्यू ऑफ वननेस बोला गया है, ठीक है। बस इसमें हमें इतना ही याद रखना और इसमें और कुछ नहीं आने वाला। हाँ, शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। तो बस वही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट वही है, कहाँ खोला गया? तो MP के ओंकारेश्वर में खोला गया है। 108 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा है ये, जिसका नाम क्या रखा है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस विधानसभा का डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? किस विधानसभा ने डिजिटल हाउस का? तो जैसे हमारा UP का हो चुका था, तो हाल ही में गुजरात विधानसभा ने अपने यहाँ का जो उनका जो हाउस है वो डिजिटल हाउस जो उनका उन्होंने किया है, अपना जो विधानसभा है उसको पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। तो वो गुजरात ने किया है हाल ही में। विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, अब आप कहते हो तो रिवर फ्रंट तो हर किसी को, लेकिन वो हेरिटेज भी है इसके साथ में, तो इसीलिए हो गया विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। तो कोटा शहर में आपका जो राजस्थान है वहाँ पर विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर के पास, कोटा में चंबल रिवर है, वो हेरिटेज भी है, इसलिए विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट हो गया ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को।
पूर्वोत्तर क्षेत्र का और नामची कोहिमा और नामची को जोनल स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया है। 2022 के लिए भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता हुई थी, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो जोनल स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है, जोनल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, तो वो कोहिमा और नामची याद रखिएगा। सिक्किम का नामची है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश की है, बस याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास जो मोबाइल में लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बनाई जा रही है वो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दी जा रही है और ये जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद NHAI ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए बंगलुरु में समझौता किया है। बंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कौन करेगा? NHAI करेगा। ठीक है, इससे समझौता किए हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय रहेगी। ठीक है, तो बस इसमें इम्पोर्टेंट यही है। राज्यसभा उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सांसद जो हैं वो हो गई हैं। हाल ही में बताया गया है कि अभी राज्यसभा में उपाध्यक्षों का पैनल का पुनर्गठन हुआ जिसमें पर 50% महिला सांसद, और ये पहली बार हुआ है। इस 8 सदस्यीय पैनल में 4 महिला सदस्य होंगी। ठीक है, वो हमें मतलब नहीं कौन क्या है, बस इतना याद रखिएगा कि कौन किसमें, राज्यसभा का उपाध्यक्षों का जो पैनल है उसमें। लोकसभा कर देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, राज्यसभा का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है भारत की लोकतंत्र की जननी पोर्टल। भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल जो है वो G20 लीडरशिप समिट से 8 सितंबर 2023 को संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगाई थी। तो एक तरीके से ये पोर्टल है और ये किसने स्टार्ट किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। इसको याद रखिएगा कि भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया था G20 के टाइम पे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार जिसमें इथेनॉल 100% यूज़ हुआ है, तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। तो विश्व की पहली है ये 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार, बस इतने याद रखिएगा। यह कार CO2 उत्सर्जन को कम करने, और मतलब वही अब इथेनॉल है तो सब पॉजिटिव भी होगा एनवायरनमेंट के लिए, तो CO2 को कम करेगी और उसको क्या कहते हैं, प्रदूषण को कम करेगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वही कि विश्व की 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली। हाल ही में किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम कौन सा है? 106वां। ठीक है, और लेकिन आपका संशोधन कौन सा है? तो वो 128वां संशोधन विधेयक है। इस बात का अधिनियम 106 है, अधिनियम 106 है और संविधान संशोधन विधेयक 128 है। वो इसलिए कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करेगा ये। ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए लोकसभा में 82 महिला सांसद है और राज्यसभा में 31। यही पूछे लोकसभा में कितनी है, तो 82 महिला सांसद लोकसभा में है, राज्यसभा में 31। ठीक है, जैसे यूपी वाला ही देख लो, यूपी में कुल सीटें कितनी हैं, तो मतलब 81।
80 तो 2 बढ़ा लो, मतलब याद करने का तरीका है। तो बस इतना, लोकसभा में 82 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। जो राज्यसभा में है 31, वो 31 का उल्टा कर देना तो वो परसेंट में निकल आएगा 13%, और 82 का 15% याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस आयोग को वैश्विक मान्यता मिली है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसको वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा हाल ही में वैश्विक स्तर का चिकित्सा आयोग घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैश्विक मान्यता भी हाल ही में किस चिकित्सा आयोग को मिली है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। मेरी माटी मेरा देश एक अमृत कलश यात्रा निकली थी। तो इसमें होगा क्या वो याद रखिएगा। प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ भारत के निर्माण के विचार से भावनात्मक रूप से जोड़ना है कि हमारी माटी है, हम लोग एक दूसरे से जुड़ें, हम सब एक ही माटी के हैं। तो उसमें गाँव से में हर एक गाँव के हर एक घर से या तो एक बर्तन में मिट्टी ली जाएगी या अनाज एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद ये क्या किया जाएगा, इन सबको एकत्रित करके कलशों में मिट्टी को दिल्ली में बनी अमृत वाटिका में रखा जाएगा। ठीक है, तो अमृत वाटिका कहाँ है? दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। इसमें इसी के तहत इस वाटिका में जो मिट्टी और अनाज आएगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? मेरी माटी मेरा देश में हर एक गांव के लोगों से एक कलश में ले लेके। ठीक है, भारत के 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो गए हैं। तो वो कौन कौन से? एक तो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल मंदिर जो है, जो मंदिर समूह है उनको क्या क्या? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल, इनको विश्व धरोहर में सूचित शामिल किया गया है। अब टोटल कितने हो गए हैं देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पे, एक सेकंड पर कर लेते हैं। हाँ, तो जो भारत शांति निकेतन है ये भारत की 41वीं और जो होयसल है वो 42वीं धरोहर है। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में मतलब ये कहाँ निर्णय लिया गया? तो सऊदी अरब की में विश्व धरोहर समिति हो रही थी वहाँ पे। तो क्या क्या? एक तो शांति निकेतन और होयसल, ये 41 नंबर है, 41 नंबर है और ये 42 नंबर है, याद रखिएगा। और कहाँ ये समिट हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी। ठीक है, और इसमें भारत में यूनेस्को स्थलों की संख्या 42 से बढ़ के 42 हो गई, मतलब संख्या बढ़ के 42 हो गई। पहले 40 थी और ये 2 जुड़ गए तो 42 हो गई। इसमें से जितने भी आपके संस्कृत हैं वो 34 हैं, जो प्राकृतिक है वो केवल 7 और एक मिश्रित श्रेणी है। ठीक है, 34 सांस्कृतिक है और प्राकृतिक 7 है और एक मिश्रित श्रेणी है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस देश विश्व में सबसे अच्छा किस देश की मुद्रा ने विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, उसने बताया कि अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी ने विश्व की सबसे अच्छे प्रदर्शन वाली मुद्रा का खिताब जीत लिया है। बस इतना। अठारहवां G20 शिखर सम्मेलन हमारे ही देश में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। G20 देशों का ये पहला शिखर सम्मेलन था। मतलब G20 देश मतलब अपना जो शिखर सम्मेलन बना रहे हैं ये पहला है जो दिल्ली में हुआ है, जिसकी मेज़बानी भारत ने की है। चूँकि दिल्ली में हुआ है तो भारत हुआ, और इसकी 2024 के लिए मेज़बानी किसको दे दी गई है? ब्राज़ील को। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व जो है एक परिवार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है, इसी सम्मेलन में हमने 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य नियुक्त किया। ये इम्पोर्टेंट है। G20 देशों में स्थायी सदस्यता हमने किसके दी है? 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को दी है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हमने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, हम जितने भी थे सिंगापुर, बांग्लादेश, ये सब इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी हमने शुभारंभ किया G20 देशों ने मिलकर। एक ये इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद
आपका जो इम्पोर्टेंट इसमें है G20 ट्रोइका का बैठक का भी आयोजन। ट्रोइका जो होती है, जैसे प्रेजेंट में जो इसको संबोधित कर रहा है, उसके बाद भविष्य में जो करेगा या जो पिछला कर चुका है, इन 3 देशों से मिलकर बना होता है ट्रोइका। तो इंडोनेशिया पहले, इससे पहले इंडोनेशिया ने की है, फिर भारत हो गया और अब ब्राज़ील करेगा। तो ये ट्रोइका 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। ये जो ट्रोइका होती है, ये बैठक का पूरा देखते हैं कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, क्या होगा, क्या वो लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं और क्या बेहतर हो सकता है। मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, और इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां सत्र था वो कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। और इसके जो हमारे नए महासभा अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के, यूएन महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। और 78वां कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, ये याद रखिएगा। हाल ही में मैक्सिको ने गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। वहाँ पे पहले अपराध की श्रेणी में हुआ करता था, तो मैक्सिको ने अपने यहाँ पे गर्भपात जो है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, ये याद रखिएगा बस। साइंस और टेक वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये जो है हम नवंबर का क्रॉनिकल कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट अगले पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। जैसा बता रही हूँ बस उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फिर इसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।